2006 की बात है। उस वक्त ईरान के सदर थे महमूद अहमदी नजाद। उन्होंने एक जर्मन अखबार der Spiegel को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कितनी मज़े की बात है कि वही यूरोपीय रियासतें जो रज़ा शाह पहलवी की आमरीत को जौहरी टेक्नोलॉजी फ़राग़दीदी से दे रही थीं, वही रियासतें आज ईरान को बुनियादी जौहरी टेक्नोलॉजी की फराहमी के भी शदीद ख़िलाफ़ हैं। डी क्लासीफाइड जो अमरीकी सरकारी दस्तावेज़ात हैं जो हर 25 साल बाद डी क्लासीफाई होती हैं, उनके मुताबिक सदर फोर्ड और जिमी कार्टर उनके दौर में भी शाह से काफ़ी हिलो हुज्जत की अमरीकियों ने कि आखिर वो इतना बड़ा जौहरी प्रोग्राम क्यों चाहते हैं जबकि वो तेल की दौलत से मालामाल है। अमेरिका ने शाह की ज़िद के मुतबादिल के तौर पे ये तजवीज़ दी कि ईरान को जो अफजूदा यूरेनियम चाहिए अपने जौहरी बिजली घरों के लिए, उसे ईरान से बाहर हम एक बैनुल-अक़वामी कंसोर्शियम कायम कर देते हैं और उसके ज़रिए उसे सप्लाई किया जा सकता है। इस पे शाह ने कहा कि हम आपके इत्तेहादी हैं, हम कोई सेकंड क्लास सिटीज़न नहीं हैं। ये वही शाह थे जिन्हें 1953 में अमेरिका और बरतानिया CIA और MI6 वो कुर्सी से बैठने से लेकिन फिर वो 73 का शाह ये था। अच्छा, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दिसंबर 1953 में अमेरिकी सदर थे आइजनहावर। उन्होंने एटम बराए अमन, एटम फॉर पीस, इसकी स्कीम का ऐलान किया ताकि अमेरिकी इत्तेहादी ममालिक को गैर फौजी मकासद के लिए ये सलाहियत दी जाए। एटम फॉर पीस के पीछे जो बैकग्राउंड है नफ्सियाती, वो ये था कि 45 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा चुका था अमेरिका और एक एहसास जुर्म था और वही चाहता था कि ये एक तरह की PR एक्सरसाइज थी कि यार ये ठीक है, बम गिर गया है, इसको दफ़ा करो। असल में एटमी ताकत को आप गैर फौजी और अच्छे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इस स्कीम के पीछे ये था। तो इस सिलसिले में इसराइल, पाकिस्तान और ईरान को भी उन्होंने 5 मेगावाट ताकत के छोटे एटमी रिएक्टर्स दिए। 1967 में अमेरिका ने तेहरान यूनिवर्सिटी को ये रिएक्टर बतौर तोहफ़ा दिया था और उसके अगले साल ईरान ने NPT पे साइन कर दिए थे, जौहरी अदम फैलाव का जो आलमी माहिदा है। फिर 1970 में, आपको तो याद नहीं होगा, आपने सुना होगा कि ईरान ने 2500 साला जश्न शहनशाही मनाया था और उसमें पूरी दुनिया से लोग गए थे, हमारे याहिया खान भी गए थे। उसके बाद से वो रियली अपने आप को एम्परर समझने लगे थे। गलती होती है। और फिर उन्होंने क्या किया कि 1973 में ये सोचा कि अब मेरा स्टेटस एक एम्परर का है, तो मेरी जो चीज़ें हैं वो भी एम्परर वाली होनी चाहिए। तो उन्होंने 1973 में एक मुमताज़ ईरानी जौहरी साइंसदान थे अकबर एतमादी, उनको बुलाया और एक हफ्ते में 2 मुलाकातें की उनसे और उनसे कहा कि भाई साहब, आप ईरान के लिए, जो फ्यूचर का ईरान है, उसके लिए एक न्यूक्लियर एनर्जी का मास्टर प्लान तैयार करके दें। ठीक। तो अकबर एतमादी साहब हैं, उन्होंने 2 हफ्ते में बना के रख दिया, ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर दिया। शाह के उस वक्त वज़ीर आज़म थे अमीर अब्बास हवैदा, जिन्हें इनकलाब के बाद जो है सज़ाए मौत मिल गई थी। अमीर अब्बास हवैदा से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए जितना पैसा चाहिए उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आइन के तहत बादशाह कोई हैवी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता है तो उसे वजारत ख़जाना से मशवरा करना चाहिए और मजलिस से भी मंजूरी लेनी चाहिए। लेकिन शाह ने सीधा वज़ीर आज़म से कहा कि इनको पैसा दे दिया जाए। प्लान ये था कि अगले 20 बरस में ईरान 23,000 मेगावाट एटमी बिजली पैदा करने के काबिल हो सके। अच्छा, उस वक्त ईरान की जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन थी AEOI, उसके 1500 मुलाजमीन थे और उनकी तनख्वाहें और पर्क्स तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमों से टॉप थे, डबल ट्रिपल थे। शाह ने जो बासलाहियत नौजवान थे, लड़के और लड़कियां, उनको जौहरी साइंस की तालीम के लिए MIT भेजा और एक $20 मिलियन का एंडाउमेंट फ़ंड कायम किया ताकि उनको, इन बच्चों को वजीफ़े दिए जा सकें। और
कहा जाता है कि उस ज़माने में जो भी न्यूक्लियर इनका था मैन पावर, उसमें 25% ख़वातीन थी। इंटरेस्टिंग। हाँ, और फ़ॉरेन क्वालिफाइड। और इसके अलावा उन्होंने मुल्क में जौहरी तहक़ीक़ाती मराकज़ भी कायम किए, यूरेनियम की तलाश भी शुरू हुई बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क। और ईरान का जो एटमी तवानाई कमीशन का सालाना बजट था 1976 में, आज से तकरीबन 50 साल पहले 1.3 बिलियन डॉलर था। और ईरानियन ऑयल कंपनी है, उसके बाद ये दूसरा इदारा था जिसका सबसे ज़्यादा बजट था। अच्छा, जर्मनी की सीमेंस कंपनी का तो आपने नाम सुना होगा, उसकी एक सब्सिडरी समझ लें या सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्राफ्टवर्क, उसको ठेका मिला कि वो शहर में 1200 मेगावाट का पहला जौहरी रिएक्टर तामीर करे, और डेडलाइन थी 1981 में इसे मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस पे लागत का अंदाज़ा था 1974 में $3 बिलियन। 1974 में $3 बिलियन। तो आज तो ये आज से 51 साल पहले। अच्छा, ये तो हो गए। अच्छा, शाह जो है वो ये चाहते थे कि एनपीटी पे उन्होंने 1968 में साइन तो कर दिए थे, लेकिन एनपीटी के तहत जो मैक्सिमम जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसकी हद पे हमें कम से कम तेज़ी से पहुंचना चाहिए। इसके अलावा आपको पता है जौहरी रिएक्टर्स की बाई प्रोडक्ट होती है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम पे पूरा का पूरा जो मिल्कियत है वो ईरान की हो, उससे कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। फ्रेंच कंपनियां थी फरवरी 74 में, यूरोडेफ और फ्रैम आटम, उन्हें ठेके मिले यूरेनियम की एनरिचमेंट के और 5 एटमी रिएक्टर जो हैं उनकी तामीर के। अच्छा, 1974 में भारत ने भी एटमी धमाके किए। उसके बाद शाह ने जो पेरिस गए तो लेमॉन ने उनसे इंटरव्यू लिया। लेमॉन ने जो खबर बनाई इस इंटरव्यू की वो ये थी कि शाह ये कह रहे हैं कि एक दिन ईरान भी आपकी तवक्को से कम मुद्दत में एटमी ताकत बन जाएगा। अच्छा, ज़ाहिर है इस पर बलवा हो गया, शोर मचाया। तो फिर पेरिस में जो ईरानी सफारत खाना है उसने वजाहत की कि शाह जो हैं उनके बयान को इंटरव्यू तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तेहरान में जो अमरीकी सफारत खाना था उसने भी स्टेट डिपार्टमेंट को अपनी रिपोर्ट में कहा कि शाह ने ना ही एनपीटी छोड़ने पर गौर किया है और ना ही उनका एटमी क्लब में शामिल होने का कोई इरादा है। अच्छा, लुमॉन को इंटरव्यू देते हुए शाह ने दरअसल ये कहा था कि अगर किसी रीजन में कोई एक मुल्क एटम बम बनाता है तो इशारा भारत की तरफ था, तो फिर जो बाकी ममालिक हैं उनको भी अपने अपने कौमी मफाद में सोचना पड़ेगा। लेकिन शाह के वज़ीर दरबार थे असदुल्ला आलम, उनका ये कहना है कि शाह जो हैं मरते दम तक ये ख्वाहिश थी कि ईरान के पास एटम बम होना चाहिए था। अच्छा, अमेरिका को इस बारे में तशवीश ये थी कि अगर शाह 23,000 मेगावाट का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं बिजली के लिए, तो इससे जो प्लूटोनियम पैदा होगा उससे तकरीबन 600 से 700 छोटे बड़े बॉम्ब बन सकते हैं। ये बहुत है। अच्छा, अमेरिका शाह को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना चाहता था मगर इस पर डुअल कंट्रोल भी चाहता था। एक वक्फा ले लें, कहानी फिर आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, तो ज़रार साहब 70s में अमेरिका को 2-3 परेशानी थी। उन्होंने कहा यार हम ये बंदा जो है इसको, जो कि गल्फ़ का पुलिसमैन हमने बनाया हुआ है, इसको स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हर शोबे में, इसके फ़ज़ाइया, इसकी बर्री फौज, इसकी बहरिया, जो ये मांग रहा है, टॉयज़, जो भी टॉयज़ फरमाइश करता है, और मज़े आ रहे हैं अमेरिकी और वेस्टर्न कंपनियों के। इस बंदे को इतना बड़ा जौहरी प्रोग्राम क्यों चाहिए कि जी बज़ाहिर वो कह रहा है 23,000 मेगावाट, भाई क्यों? आपके पास तो ऑयल है, अगले 100 साल के लिए ये क्या कर रहे हैं? 10,000 में भी चल। लेकिन जाहिर है कि एक हद से ज़्यादा फिर आप बादशाह से आप पंगा ले नहीं सकते हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ अमेरिका ये भी देख रहा था कि यार यूरोपियन कंपनियां तो ठेके ले रही हैं, हमारी कंपनियां साडा की होएगा, तो ये बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, शाह ने जो है वो जब खुल के कहा कि जी ठीक है आप नहीं दे रहे, हम यूरोपियन कंपनियां तो हमसे सेफ गार्ड्स भी नहीं मांग रही हैं और आप नखरों पे नखरे कर रहे हैं कि हम यूँ कर लेंगे, डुअल जो है कंट्रोल चाहिए, ये है फलाना। तो आपको याद होगा कि 77 में जो आखिरी अमेरिकी सदर था जिमी कार्टर, उसने
ईरान का दौरा किया था और उसने एक बड़ा फेमस जुमला कहा था कि इस खित्ते में ईरान इस्तेहकाम का जजीरा है। ठीक है। अच्छा, शाह ने भी अमेरिका को राज़ी रखने के लिए इशारतन कहा कि भाई हम अमेरिकी कंपनियों से भी 8 जौहरी रिएक्टर ख़रीदना चाहते हैं। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने बेक्टेल कॉरपोरेशन है अमेरिका की, उससे कहा कि आप ऐसा करें कि यूरेनियम एनरिचमेंट का बेसिकली उनका बिज़नेस है, शाह से कहें कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें आपकी कॉरपोरेशन में, ताकि आप उसके लिए यूरेनियम एनरिच करके वो सप्लाई करें। इससे होगा ये कि हम शाह की जो नीयत है उस पर नज़र रख सकेंगे कि एक्चुअली वो चाह क्या रहा है। अच्छा, मगर शाह ने इस तजवीज़ को वीटो कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा ने फिर वाइट हाउस को मशवरा दिया कि शाह से ज़्यादा सख्ती ना की जाए, जो जिस तरह के हालात हैं। अगर शाह नाखुश हो गए तो दीगर शोबों में अमेरिका और ईरान का ताउन मुतासर हो सकता है। अमेरिका शाह को जौहरी प्रोग्राम से बाज रख के फ्रांस और बरतानिया जर्मनी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था, उनके ज़ाहिर है उसमें स्टेक्स थे। रोजी रोटी पर फिर ये भी खदशा था कि भारत चूँकि जौहरी ताकत बन चुका है तो ईरान कहीं भारत की तरफ ना आ जाए कि यार हमसे थोड़ा सा टेक्निकल ताउन करो, और उस वक्त भारत सोवियत कैंप में था। तो ये वाइट हाउस को उन्होंने कहा। तो बिलाखिर जो है शाह को कार्टर इंतज़ामिया आमादा हो गई, कुछ शर्तें लगा के कि ठीक है अमेरिकी कंपनियां जो हैं आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन आप प्लूटोनियम प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो ख़रीदने से बाज रहेंगे। वो उन अमेरिकियों को सबसे बड़ा ख़तरा लग रहा था। तो 1976 में अमेरिकी कंपनियों को 1978 में इजाज़त मिल गई। उसी दौर में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 74 में कहा कि मैं फ़्रांस से एटमी प्रोसेसिंग प्लांट लेता हूँ। फिर आपको पता है उनका क्या हाशर हुआ, 77 में इक़्तिदार ख़त्म हो गया। वजह ये थी कि एक तो वो तेल की दौलत नहीं थी उसके पास, दूसरी वजह गालिबन ये हो सकती है कि वो एक पार्ट टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है पाकिस्तान हमेशा से। ईरान तो बिल्कुल ही वो तो परमानेंट था। तो ये शायद सिलसिला होगा। फिर हुआ ये कि इससे पहले कि ये सारे मंसूबे अमली जामा इख्तियार करते, 1978 में ज़मीन लरज़ने लगी शाह के कदमों के नीचे, और फरवरी 79 में वो फ़रार हो गए। उनकी जगह आयतुल्लाह खुमैनी आए। खुमैनी साहब जो हैं उनको शाह के दौर की हर चीज़ से एलर्जी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो जौहरी प्रोग्राम है बहुत पैसा ये खा रहा है, तो फ़िलहाल तो इसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो ईरानी जौहरी कमीशन जो है वो बिल्कुल उन्होंने तकरीबन वो ही कर दी, सस्पेंड ही कर दिया। फिर याद होगा कि इराक़ ईरान जंग हुई, 8 साल वो चली, और एकदम फिर खुमैनी साहब का 89 में जब इंतकाल हुआ तो नई क़यादत ने जंग के बाद रीअसेस किया रीजनल सूरत हाल को। तो उन्होंने कहा कि यार अमेरिका, पूरा वेस्ट और पूरा गल्फ सद्दाम हुसैन की किस तरह से उन्होंने मदद की है, तो अब क्या किया। तो ये जो रीअसेसमेंट था उसके नतीजे में जो शाह का मुअत्तल प्रोग्राम था उसको उन्होंने आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया, और पासदारान इनकलाब हैं उनको इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया। अच्छा, फिर ये है कि बीच में छोटी मोटी तफसीलात हैं। 2002 में मुजाहिदीन खल्क ने मुखबरी की कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उससे बाला अरक और नेतान्ज में फ़ौजी मकासद के लिए जौहरी अफजूदगी का काम शुरू कर दिया है। लेकिन उस वक्त तक आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का ये फतवा भी वाज़ेह था कि जी हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। अच्छा, ईरान ने इस इंकशाफ के बाद, जो कि ठीक था, IAEA के मायनाकारों को इजाज़त दे दी कि आप जो हैं इन तनसीबात को देख सकते हैं। और उस दौरान ये ख़बर सामने आई कि उन्होंने कहा जी सेंट्रीफ्यूजेस नातांज में, ये कहाँ से? तो फिर उन्होंने कहा जी डॉक्टर कदीर साहब हैं जी, उनका एक रिंग है, तो उन्होंने हमारी मदद की थी। अच्छा, मुशर्रफ साहब को बड़े ऑड सिचुएशन में आ गई, तो उन्होंने फिर डॉक्टर कदीर साहब को हाउस अरेस्ट करवा के जान छुड़ाई बड़ी मुश्किल से।
अच्छा, ईरान ने जो है मगर अपनी अफजूदगी का लेवल जो है कम कर दिया। 2009 में बराक ओबामा ने कहा कि ईरान ने कुम के नज़दीक फर्दो के पहाड़ी इलाके में एक जौहरी मरकज़ कायम कर लिया है। अच्छा, उस ज़माने फिर आपको पता है इसराइल ने वावेला कर दिया कि हम तो पहले ही कह रहे थे और आप हमारी बात नहीं मानते हैं। 50 सालों से बात कर रहा हूँ ये। उस वक्त ईरान को वैसे आप कायल कर सकते थे, इसलिए कि वो एक उस पोजीशन में आ गए थे कि एक दिफाई पोजीशन में थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए कि उन्हें कायल किया जा सकता था कि एनपीटी के दायरे में रह के आप जौहरी अफजूदगी कर सकते हैं, इनरिचमेंट कर सकते हैं। मगर अमेरिका और इसराइल ने इतना वावेला मचाया कि ये सैंक्शंस उसकी ज़्यादा सख्त हो गई ईरान के ख़िलाफ़। 2015 में बड़ी मुश्किल से जो है जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और ईरान के दरमियान माहिदा हुआ कि जी इतने % तक आप जो है अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रख सकते हैं, अफजूदगी कर सकते हैं, और रूस और चीन भी बतौर ज़मानती शामिल थे। लेकिन फिर हम सबको पता है कि ट्रंप साहब आ गए, उन्होंने जो माहिदा किया था ओबामा इंतज़ामिया ने उसको यूँ फेंक दिया JCPOA 2018 में, और उन्होंने कहा ये सब बकवास है, हम दोबारा जो है वो करेंगे काम। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री भी नहीं है, करंट अफेयर्स है। अच्छा, और जहाँ तक बम का मामला है तो आज भी अब से 2 महीने पहले तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, CIA और अमरीकी जो इंटेलिजेंस ज़ार हैं तुलसी गैबर्ट, वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि ईरान ठीक है हद से तजावुज़ कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियर बम अभी बहुत टाइम है। मगर फिर ट्रंप ने कहा कि ये तुलसी गैबर्ट जो है ये बकवास कर रही है, नेतन्याहू तुलसी ने भी दुरुस्त कह रहा है। फिर आपने देखा कि तुलसी ने भी और CIA ने भी U-टर्न लिया कि नहीं आप सही कह रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहा है। ये बात तय है कि जौहरी हथियार बनाने की ईरान के पास आज भी सलाहियत है। वो अलग बात है कि वो अब तक उसे फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज करता आया है। तो ये मैंने आपको कूजे में दरिया बंद बहुत सारे पूरी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। हाँ, आज के और कल की। इस पे आपकी कोई अगर मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि फुर्दो का आपने कहा ना कि ओबामा ने ये बयान किया था। अच्छा, ओबामा के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई थी? जो एक बंदा था जो हाई अप था फुर्दो में, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में, बाद में पता लगा कि वो असल में MI6 का एजेंट था कई सालों से। हाँ, उसने ये बात कर दी। अच्छा, अभी भी चल रहा है। अभी वो सेक्रेटरी दिफा पीट हेस्गेट ने भी एक बयान दिया, और फिर अब अमेरिकन वो मैप दिखा रहे हैं कि यार कौन कहता है कि हमारी ये हमला फुस हो गया था। हाँ। लेकिन दूसरी साइड पर जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई, वो कह रहे हैं कि जी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अगेन वही कल वाली बात कि यार बेहतर है कि आप कहते हैं कि हम तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसमें ही शायद आपकी बेहतरी है।